हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 17 अक्टूबर और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है। तो जो विद्यार्थी एसएससी मेंस के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो क्लास को रेगुलर विजिट करें। आपको इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्कोर इंक्रीज करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। उसमें से पहला सवाल है कि इंडियन नेवी का दूसरा लो फ्रीक्वेंसी एक रडार स्टेशन है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन, कहां पर इसकी शुरुआत की गई है, कहां इसको इनोग्रेशन हुआ है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा तेलंगाना के अंदर इसका इनोग्रेशन हुआ है इन दी विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। और स्पेसिफिक लोकेशन क्या है इसकी, तो ये है दमागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कहां से था, तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और तेलंगाना के सीएम कौन है ये आप बताइएगा, रेवंत रेड्डी जी हैं। पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है इसकी, इट इज अवे 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी हैदराबाद और इट इज डिजाइन फॉर कम्युनिकेटिंग विद दी सबमरीन्स। जो हमारी पनडुब्बी हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया, इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है, जो कि देखिए होता क्या है, हमारी सबमरीन्स है ना, उनको लो फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि वो ट्रेसेबल ना है किसी भी हमारी एनिमी सबमरीन या उनकी आर्मी और नेवी के रडार पर। तो इसके लिए लो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है। और जो लोकेशन इसकी सेलेक्ट की गई है वो इसलिए की गई है बिकॉज इसकी हाइट कितनी है, लगभग 250 फीट 250 फीट है ग्राउंड लेवल से, और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक अरेबियन सी में यानी अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी में, और हमारे इंडियन ओशन हिंद महासागर में हम डायरेक्टली हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, सिग्नल का ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ मनूवेबिलिटी, राइट। तो ये है इसका रीजन। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, सॉइल का कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया, और दूसरा यहाँ पर किसी प्रकार की हाई टेंशन वायर लाइंस इस रीजन में नहीं है, इसीलिए इसको साइट को चूज किया गया है। अब आप सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कई सारे स्टेट है, बट सिर्फ तेलंगाना क्यों सेलेक्ट किया गया है, स्पेसिफिकली विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दमागुंडम फॉरेस्ट, उसका रीजन यही है। भारत का पहला VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन कहां पर स्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था कमीशन 1991 के अंदर। लोकेशन की बात करें तो यह तमिलनाडु के विजय नारायणम, और इसका नाम रखा गया है INS कट्टाबोमन। INS कट्टाबोमन ये क्यों है, बिकॉज 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी के अंदर राजा थे, राजा ऑफ किंग ऑफ पंचालन कुरीची, वहां के राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध के अंदर भाग लिया था ब्रेवली, इसीलिए उनके नाम पर हमने इसका नाम रखा INS कोट्टाबोमन। सेकंड क्वेश्चन था कि 23rd मीटिंग ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स हैं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट CHG, इनकी मीटिंग कहां पर हो रही है, तो देखिए इसकी मीटिंग हो रही है इस पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर। इससे पहले कहां हुई थी, तो इससे पहले हुई थी किसी और कंट्री के अंदर, और वहां से रोटेटिंग चेयर के तौर पे इस बार पाकिस्तान को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है। लास्ट ईयर हुई थी बिश्केक के अंदर, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि किस सेंट्रल एशियन कंट्री का कैपिटल बिश्केक है, और जहां पर अक्टूबर 2023 के अंदर वहां पर SCO का काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी, CHG की। और इस मीटिंग के अंदर हमारे डायलॉग पार्टनर कौन कौन से कंट्री, तो बहरीन, इजिप्ट, कतर और यूएई, 4 देश ऐसे हैं जो कि हमारे इसके मेंबर कंट्री, दे आर नॉट मेंबर कंट्रीज बट they were present in the meeting which was held in the Islamabad, right। ये मीटिंग जो होती है कब होती है, इट इज कंडक्टेड एनुअली ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रेड यानी व्यापार एज वेल एज द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो SCO हमारा ग्रुप है, इसमें इसके सदस्य देशों के साथ किस प्रकार से व्यापार रिश्ते हम मजबूत कर पाए, उसी के लिए इसकी मीटिंग की जाती है प्रतिवर्ष। दो काम की बात हमारे लिए, रशियन प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन PM कौन है वहां के, वो है मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। और ईरान का पहली बार है कि वहां के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे, जिनका नाम मोहम्मद मोखबर है। और ईरान के अंदर क्या है कि सुप्रीम कमांडर कौन है वहां के, अयतुल्ला अली खमनी जी। SCO की बात करें ब्रीफ के अंदर, इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि 15 जून 2021 का गठन हुआ था शंघाई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। और ये पहले शंघाई 5 था, 1996 में 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया था, जिसका नाम शंघाई 5 था। कंट्रीज कौन कौन सी है, तो देखिए ध्यान रखिएगा आप, ट्रिक तो क्या मतलब फैक्ट ही है ये, तुर्कमेनिस्तान जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बाकी चारों देश कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और
किर्गिस्तान, ये सभी इसके मेंबर कंट्री हैं। क्लियर। शुरुआत में रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान ने मिलकर बनाया था, और आफ्टर दैट इन 2001 जो है उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बनता है। अब इसका नाम होता है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, 2015 के अंदर रशिया के अंदर उफा प्लेस है, वहां पर समिट होती है। उसके दौरान जो है ये अप्रूवल मिलता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अलाउड टू ज्वाइन द एससीओ ग्रुप एज दी मेंबर। तो 2017 के अंदर कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, वहां पर मीटिंग होती है, उसी के अंदर भारत पाकिस्तान इसके बनते हैं एज ए मेंबर कंट्री। और 2023 के अंदर बनता है ईरान, और जो कि 9th मेंबर है इसका, ये 9th मेंबर है। और इस साल बनता है कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर बेलारूस एज द 10th मेंबर ऑफ दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस रीजन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके मध्य ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंश्योर करना, साथ ही साथ जो टेरर एक्टिविटीज हैं उनको भी एलिमिनेट करना। इसका काम क्या है, सो इट वांट्स टू एनहांस कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक ट्रेड, इकोनॉमी, रीजनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एज वेल एज दी साइंस। क्लियर। इस प्रकार से यूएन के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका काम क्या है, यूएन के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज सुप्रीम गवर्निंग बॉडी और द डिसीजन मेकिंग बॉडी सच एज। उसी की तरह क्या है, एससीओ की जो सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी उसका नाम है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, CHS। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट इश्यूज को रिजोल्व करना, सॉल्व करना। दूसरा बॉडी है इसका काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, CHG, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो भी इसके अंदर एससीओ के चार्टर में आउटलाइन किए गए हैं, उन सभी एरियाज पर की डिसीजन लेना। थोड़ी और बात कर लेते हैं हम कि जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, CHG की मीटिंग होती है, इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, सभी राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। उसका काम होता है कि एससीओ के लिए बजट को अप्रूवल देना। दिस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें दो संस्थान हो रहे हैं, एक तो है सेक्रेटरीट जो कहां पर है, बीजिंग के अंदर। दूसरी संस्था इसकी एक ग्रुप है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है रैट्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तजिकिस्तान, ताशकंद के अंदर, सॉरी उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, वहां पर है रैट्स, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है कि जो टेरर एक्टिविटीज हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, उनकी फंडिंग रोकना और उनको किस प्रकार से एलिमिनेट कर पाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो रशियन है और दूसरी चाइनीज है, राइट। यहां तक हम बात कर चुके हैं पूरी। इससे पहले छोटी छोटी बात हम कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाएंगे कि कुल ग्लोबल जीडीपी का कितना हिस्सा करता है, कुल कितनी पॉपुलेशन इस रीजन के अंदर आती है, इस ग्रुपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। आज का पहला सवाल है आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। जो भारतीय तटरक्षक बल है, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी इन ईयर 1978। आपको बताना है कि वर्तमान में इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिनेश के त्रिपाठी जी। अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे इंडियन नेवी के एडमिरल हैं, इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। राकेश पाल जी और VS पठानिया, ये ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले रह चुके हैं DG, बट वर्तमान में कौन है, वर्तमान में परमेश शिवमणि जी को अपॉइंट किया गया एज दी 26th DG ऑफ कोस्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। और इनका अचीवमेंट क्या है, इन्हें प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल मिला हुआ है 2019 में, और मिला है तटरक्षक मेडल इन दी 2014 फॉर हिज वेलरस कंट्रीब्यूशन और इलस्ट्रियस सर्विसेज। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो देखिए भारत की एक प्रीमियर मेरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने वाली और मेरीटाइम लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली संस्था है, जो कि इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1978। और ये एक्ट कब आता है, ये एक्ट आता है 1 फरवरी, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली बार इसकी स्थापना होती है एज ए इंटरिम इंडियन कोस्ट गार्ड इन दी ईयर 1977 ऑन 1 फरवरी। तो क्या है, हम जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल का जो रेजिंग डे, स्थापना जिसको मनाते हैं 1 फरवरी को मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी पावर कहां से मिलती है, थ्रू दी कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978, राइट। और इसी वर्ष जो है हमने इसके रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया है। क्लियर। और ये था 48th रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024 ऑन डेट 1 फरवरी। ये किसके दिन काम करती है, सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के दिन ये काम करती है। इसका मोटो यानी ध्येय वाक्य क्या है, वयम रक्षामः, यानी वी प्रोटेक्ट, यानी हम रक्षा करते हैं। ये काम ये मोटो किसका है, इस इंडियन कोस्ट गार्ड का, और यही इसका एक ऑब्जेक्टिव भी शो करता है। ICG का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है।
क्लियर। अच्छा, अब इसके चीफ कौन होते हैं? इसके चीफ होते हैं डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक होते हैं, राइट। और ऐसा कैग का ऑफिस हमारा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का ऑफिस अंडर आर्टिकल 148। इनका ऐसा कहना है कि भारत का जो इंडियन कोस्ट गार्ड बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है, कोस्ट गार्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर। अच्छा, अब आपके लिए सवाल यहां से बनता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर जो होगा वो इसका रुस्तम जी कमेटी, शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, रुस्तम जी कमेटी है, जो बनाई गई थी इन ईयर 1974, सितंबर 1974 के अंदर। पूरा नाम क्या है इनका? खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी, शॉर्ट में याद रखिए, रुस्तम जी कमेटी थी। उनकी रिकमेंडेशन थी कि भारत के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाए ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट आवर मेरीटाइम बॉर्डर्स फ्रॉम दी एनी अटैक और एनी थ्रेट। क्लियर। यहां से आपके लिए सवाल बन सकता है। अगला सवाल आपके लिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 12th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ अक्टूबर और 14th ऑफ अक्टूबर। तो राइट आंसर होगा इसका, वो होगा 14th ऑफ अक्टूबर। देखिए नाम से पता पड़ रहा है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। अगर आपने पढ़ा हो ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा ISI, आपने सुना होगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ISI तो नहीं, BIS है। ये क्या करती है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये काम क्या करती है कि भारत के अंदर विभिन्न उत्पाद जो बनते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, मतलब उनके लिए ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाना ताकि उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन का, गुड्स का प्रोडक्शन हो। सेम चीज है ग्लोबली कि विश्व के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाते हैं 14 अक्टूबर को, और इस साल भी मनाया गया रिसेंटली। इस साल का थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी बेहतर भविष्य के लिए एकीकृत दृष्टिकोण। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी सतत विकास लक्ष्य में 9वां गोल है, जो शोकेस करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टू रिमेन, दे शुड बी रिमेन और दे शुड वर्क अंडर दी सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्लियर। अगर हम बात करें भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो है श्री प्रहलाद जोशी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एज वेल एज द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन मंत्री हैं? श्री प्रहलाद जोशी। इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था, इस इवेंट का। हमारे लिए काम की संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो। आपने कई बार सुना होगा हॉल मार्किंग होती है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की, कौन करता है वो? दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा इको मार्क स्कीम, जिसमें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं और उसको एक मार्क मिलता है इको मार्क, जिससे कि उस उत्पाद की पहचान हो सके दैट इट हैज बीन डेवलप्ड एज पर दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। क्लियर। तो BIS एक्ट है 2016 का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के माध्यम से इस संस्था की गठन किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत में ऐसे नियम बनाना, ऐसे नियामकीय कानून बनाना जो कि हमारे प्रोडक्ट की और आर्टिकल की क्वालिटी को इंश्योर कर पाए, जिससे क्या हो कंज्यूमर सेफ्टी और कंज्यूमर का जो फंडामेंटल राइट है उसको भी हम इंश्योर कर पाए। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और मंत्री कौन हमारे? वो हैं श्री प्रहलाद जोशी जी। क्लियर। कुछ स्कीम के नाम पढ़ लें, जैसे कि हमारे क्या होता है एक होता है ISI मार्क, ठीक है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है। दूसरा है हॉल मार्किंग ऑफ सिल्वर एज वेल एज द गोल्ड ज्वेलरी। तीसरा होता है हमारा इको मार्क स्कीम। ये क्या बताता है कि किसी उत्पाद को, मतलब इको मार्क अगर किसी प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो खरीद कर लाते हैं उसके लेबलिंग पर अगर इको मार्क का साइन बना हुआ है पर्टिकुलर, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यही बताता है इको मार्क स्कीम का लोगो। ठीक है। अब BIS क्या करता है? BIS रिप्रेजेंट इंडिया इन दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। क्लियर। अच्छा, अब एक न्यूज आ रही है, ज्योग्राफिकल की न्यूज है ये आपके लिए काम की इसलिए बिकॉज अभी युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन में, इसराइल फिलिस्तीन के अंदर, इसराइल हमास के अंदर, इसराइल और लेबनान यानी जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसके बीच में। तो वहां से न्यूज निकल के आ रही है कि ब्लू लाइन, UN रिकॉग्नाइज्ड डीमार्केशन लाइन इन रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक सीमांकन रेखा जिसका नाम है ब्लू लाइन। ये किसी प्रकार की इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम नहीं है, एक डीमार्केशन किया गया है जो शोकेस करता है कि यहाँ से इस लाइन से पीछे दोनों देशों की सेनाएं रहेगी। ठीक है। अब आपको बताना है ये ब्लू लाइन किस रीजन के कंटेक्स्ट में न्यूज में रही है, यूरोप,
साउथ ईस्ट एशिया एंड दक्षिण पूर्वी एशिया, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया, और फोर्थ है ईस्टर्न अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका। तो राइट आंसर विल बी दी वेस्ट एशिया। ये लाई करती है इन दी इजराइल एंड लेबनान के बीच में, ठीक है। 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन है जो शोकेस जो बताती है कि इस सीमा से पीछे इजराइल की फोर्सेस रहेगी, ठीक है। सो इट वाज सेट बाय द यूएन इन द ईयर 2000 टू इंडिकेट दैट इजराइल हैड विथड्रॉन इट्स मिलिट्री फ्रॉम सदर्न लेबनान। यानी क्या है, आप सभी जानते हैं इजराइल अरब वॉर काफी समय से चल रहा है, और रिसेंटली हम देखें तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। उसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह टेरर आउटफिट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान द्वारा भी इसको फंडिंग दी जा रही है पैलेस्टीनियन को। साथ ही साथ जो हूती रेबल्स हैं जो कि यमन से बिलोंग करते हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इस रीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मैप हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी के अकॉर्डिंग, ब्लैक सी के अराउंड है, जो भूमध्य सागर है उसके अराउंड है, ठीक है। जो कैस्पियन सी उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्री है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसराइल और लेबनान के बीच में ये 120 किलोमीटर की लाइन है जो शोकेस करती है कि यहाँ से इजराइल ने अपनी फोर्सेस पीछे कर ली है। तो इट सेपरेट लेबनान फ्रॉम द इजराइल एंड गोलन हाइट्स। क्लियर, इजराइल और गोलन हाइट्स से लेबनान को सेपरेट करता है, ये यानी पृथक करता है। सो इट इज नॉट एन ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर। बिल्कुल सही बात है कि आधिकारिक तौर पर ये मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य है मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और भारत चीन के मध्य मैकमोहन लाइन है, ठीक है। अगला इसके बारे में है कि ये न्यूज में क्यों रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है, यूएन की इंटरिम फोर्स है इन लेबनान जिसे कहा जाता है UNIFIL। क्या हुआ है कि इजराइल के द्वारा जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हेडक्वार्टर है लेबनान के एक शहर के अंदर जिसका नाम है नकूरा। अब जब बॉम्बिंग की जाती है, मिसाइल अटैक होता है, तो ये लोकेशन कई बार मिस फायर भी होते हैं, और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा बोला गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा जो अटैक हुआ, मिसाइल अटैक, वेपन अटैक, उसमें हमारे 2 जवान इंजर्ड भी हुए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के। तो भारत की ओर से भी कहा गया कि इसकी हम निंदा करते हैं बिकॉज इंडिया इज दी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन दी यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अराउंड 10,000 जो फोर्सेज हैं उसके अंदर लगभग 1,000 के आसपास तो भारतीय सिपाही, भारतीय सैनिक भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस अकॉर्डिंग टू द यूएन लॉज, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उनका कहीं ना कहीं वॉयलेशन किया है इसराइल के द्वारा। और भारत ने भी कहा कि ऐसा अगर जब युद्ध चल रहा है तो सिविलियंस पर और जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है इन पर किसी प्रकार का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी अनइंटेंशनली अटैक भी नहीं होना चाहिए। अब हमारे लिए काम का प्रश्न है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसके चीफ कौन है, वो है जीन पीरे लेक्रोइक्स। कौन है? जीन पीरे लेक्रोइक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ज्योग्राफी से आपके लिए, क्योंकि पूरा रीजन अभी काफी समय से 2 साल से न्यूज में है, किसी न किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना के चलते। तो हमको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर के चारों ओर, मतलब भूमध्य सागर से इनमें से किस मिडिल ईस्ट कंट्री की या वेस्ट एशियन कंट्री की बॉर्डर टच होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन टर्की है, दूसरा है लेबनान, तीसरा इराक, फोर्थ सीरिया, फिफ्थ जॉर्डन और सिक्स्थ जॉर्जिया। तो देखिए जॉर्जिया जो ना, ये तो इसको तो हटा दीजिए आप ऑल टुगेदर, ये तो है ही नहीं, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ लाइव ही नहीं करता। ये तो आई गेस कैस्पियन सागर के पास इसका लिंक है, ब्लैक सी के पास इसका बॉर्डर टच होता है। तो 6 काट दीजिए आप, तो जहाँ 6 कट रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी आता, अगर एक ऑप्शन भी आ रहा हो उसमें से एलिमिनेट हो रहा हो, उसको भी करने का प्रयास करो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन के करीब, काफी आंसर के जो राइट आंसर के करीब पहुंच जाओगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 एंड 4, मतलब टर्की, सीरिया और लेबनान, 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। सो अब इन टोटल की बात करें तो कुल 21 देश हैं जो कि भूमध्य सागर के साथ सीमा लगाते हैं। कुछ यूरोपीय देश हैं, कुछ अफ्रीकी देश हैं, 5 अफ्रीकी देश हैं, जैसे कि इसमें कि इजिप्ट है और अल्जीरिया भी है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज हमारी यूरोप की भी आती हैं और कुछ मिडिल ईस्ट की आती हैं। अगर हम बात करें भूमध्य सागर की, ये रहा हमारा भूमध्य सागर, इसके बीच में स्थित है साइप्रस, ठीक है, इसकी कैपिटल है निकोसिया। ये रहा सीरिया की देख ली बॉर्डर टच होती है, तो बिल्कुल ये हमारा सीरिया राइट आंसर हमारा हो रखा है। दूसरा कंट्री है जॉर्डन, तो जॉर्डन देखिए लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमाएं टच नहीं होती है, तो ये कट जाएगा। सेकंड है जॉर्डन कट चुका है। तीसरा था इराक भी आपका कट जाएगा, राइट। तो इराक कट गया, यहाँ से इराक नहीं है और ना ही आपका जॉर्डन है। और जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया हमारा एक कंट्री है जो कि यहाँ लाई करता है,
इस जगह पर है हमारा जॉर्जिया कंट्री, जो कि ब्लैक सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो 3 ऑप्शन करते हैं, इस प्रकार से हमको आंसर मिल जाता है कि एक तो मिलता है, एक तो इजिप्ट टच होता है अफ्रीका से, एक होता है हमारा इसराइल, कुछ पार्ट जो गाजा पट्टी का पैलेस्टीन पार्ट है वो टच होता है, एक लेबनान होता है, सीरिया होता है, टर्की होता है। क्लियर? थोड़ा मैपिंग को फोकस करिएगा जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, कुछ 5 अफ्रीकन कंट्रीज है हमारी, कौन कौन सी है? तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट है। क्लियर? और ये रहा इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, जिसे हम कहते हैं, बाद इसको पहले इसराइल ने अक्वायर कर लिया था, उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया टू दी इजिप्ट। ये पूरा मैप देखेंगे आप तो समझ में आएगा आपको कि किस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ये तो रहा भूमध्य सागर। अगर भूमध्य सागर से हमको जाना है अटलांटिक ओशन में, तो हमें पार करनी पड़ती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि फ्रांस के पास है, स्पेन के पास, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर। अगर मेडिटेरेनियन सी से हमको जाना है मरमरा सागर के अंदर थ्रू एजेंसी, तो हम पार करनी पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल, यानी डार्डेनल्स की जलसंधि। मरमरा सागर से जाना ब्लैक सी के अंदर, तो हमें पार करनी पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, यानी बॉस्फोरस की जलसंधि पार करके हम पहुंचेंगे ब्लैक सी में। और ये रहा कंट्री जॉर्जिया, जो टच करता है ब्लैक सी को, ना कि भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर को कौन टच करेगा? एक तो लीबिया कंट्री है, एक इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, ये इजराइल है, और जो हमारा ये दिख रहा है पैलेस्टीन, मतलब गाजा पट्टी है यहाँ पर, ये पैलेस्टीन पार्ट है, टर्की है, और सीरिया है, और लेबनान है। जॉर्डन नहीं करता, ठीक है, इराक भी नहीं करता। क्लियर? इतना अगर आप मैप पढ़ लेंगे तो इस रीजन को ढंग से पढ़ के जाना, तो एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला सवाल है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद दी नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर 2024, यानी राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, विधु विनोद चोपड़ा, एस राजामौली, थर्ड है राजकुमार हिरानी जी, फोर्थ है प्रकाश झा। तो राइट आंसर विल बी दी राजकुमार हिरानी, इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये 37th डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। ठीक है, और कौन देता है? इट इज गिवन बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ द कल्चर, यानी वहाँ का जो संस्कृति निदेशालय है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, ये 1997 से कंटिन्यू दे रहा है। मतलब 1997 के अंदर किशोर कुमार की डेथ होती है, उसके बाद से ये अवार्ड शुरुआत होती है, और ये 37th अवार्ड है विच हैज बीन गिवन टू दी राजकुमार हिरानी। ही इज ए स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एज वेल द फिल्म प्रोड्यूसर हु हैज डायरेक्टेड द मूवी 3 इडियट्स। क्लियर? इतना ही काम का। इसके अलावा कई जो हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं उनको भी ये अवार्ड प्रीवियसली दिया जा चुका है। अगला सवाल है, रिसेंटली द फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी भारत और आसियान के मध्य जो पहला ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग हुआ है, यानी साइबर सुरक्षा के संबंध में जो डायलॉग हुआ, संवाद हुआ है, वो किस कंट्री के अंदर हुआ है? वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो राइट आंसर विल बी दी सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर हाल ही के अंदर ये समिट हुआ है, जिसे हम कहते हैं आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग। साइबर सुरक्षा से संबंधित जो भी नीतिगत मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको डील करने के लिए हम एक ये संवाद आयोजित करते हैं, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है और ये सिंगापुर के अंदर हुआ है। कुछ इसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो साइबर थ्रेट लैंडस्केप, किस प्रकार के साइबर थ्रेट हमारे सामने वर्तमान में दिखते हैं, नेशनल लेवल पर किस प्रकार की साइबर पॉलिसी को डिजाइन किया जाए, ये थ्रेट असेसमेंट, यानी किस लेवल का, किस कैटेगरी का थ्रेट हमारे सामने भी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, फिर दूसरा है थ्रेट असेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है रिसेंट डेवलपमेंट इन दी आईसीटी डोमेन ऑफ दी यूएन, संयुक्त राष्ट्र के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में किस प्रकार से नए नवाचार किए गए हैं, उसके पर भी डिस्कशन हुआ है। तो आपके लिए काम की बात इतनी सी है कि पहला आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग कहाँ हुआ है? सिंगापुर के अंदर। भारत ने इसके अंदर भाग लिया है। अगला सवाल है एक कल्चर पार्ट से, ये मेरा हो चोंगबा एक एनुअल फेस्टिवल है, आपको बताना है किस स्टेट के अंदर इसका आयोजन होता है। सो मेरा हो चोंगबा एन एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चार ऑप्शंस आपके सामने, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो राइट आंसर विल बी दी मणिपुर। मणिपुर के अंदर इसका आयोजन होता है एनुअली, और रिसेंटली ये हो रहा है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर 2 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके मध्य जो कोऑर्डिनेशन है, उनके मध्य कोऑपरेशन है, उसको शोकेस करने वाला एकमात्र त्योहार है मणिपुर के अंदर। तो मेरा हो चोंगबा इज द एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन दी इम्फाल। ठीक है, ये मणिपुर के अंदर कैपिटल सिटी इम्फाल है, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। विच शोज दी कॉर्डियल बॉन्ड बिटवीन द इंडिजिनस कम्युनिटीज लिविंग इन हिल्स एंड वैली, यानी पहाड़ों पर घाटियों के अंदर रहने वाले अलग अलग जाति, वहाँ के
स्थानीय निवासी, स्थानीय समुदाय हैं, उनके मध्य जो बॉन्ड है, गहरा संबंध, उसको शोकेस करता है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए मणिपुर के एक MP है राज्यसभा से, जिनका नाम है लिशेम्बा सानाजोबा। ये वहाँ के टाइटुलर किंग भी हैं, और ये इस इवेंट सेरेमनी, इसकी इवेंट की जो रिसेप्शन सेरेमनी है, जिसमें कि कई जगहों से अलग अलग समुदाय आते हैं, उनको ये ग्रीट करते हैं एट दी मणिपुर रॉयल पैलेस। ठीक है, इतनी ज़्यादा काम की बात नहीं है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स अपने स्टेट PCS दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं फ्रॉम द मणिपुर, उनके लिए ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल आपके लिए, रिसेंटली हु इज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, यानी IAF है, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं है, ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का पुरस्कार है, जिसका नाम है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। आपको बताना निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को, किस इंडियन साइंटिस्ट को, किस स्पेस साइंटिस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है समीर वी कामत जी, ये हमारे कौन है, DRDO के चेयरमैन है, इनको अवार्ड नहीं मिला है। अगर हम बात करें प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी की, इनको भी अवार्ड नहीं मिला है। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने अनिल भारद्वाज जी, इनको भी पुरस्कार नहीं मिला। ये मिला है हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को फॉर दी कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी चंद्रयान 3 मिशन which took flight in the month of August, to be exactly 23rd of August 2023 at the which was landed in the on the south pole of the moon, चंद्रमा के ऊपर। तो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है उसके सचिव भी हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, रक्षा विभाग के सचिव कौन है, समीर वी कामत, और वही हमारे DRDO के चेयरमैन है। वही हम बात करें अंतरिक्ष विभाग के, तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन है, एस सोमनाथ जी, और ये हमारे इसरो के चेयरमैन है। क्लियर, तो इन्हें दिया गया है द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, तो इटली का शहर है एक मिलान, वहां पर 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन हुआ था, उसी में ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि भारत जो चंद्रमा का दक्षिण बिंदु है, साउथ पोल, वहां पर लैंड करने वाला वन ऑफ द मेजर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। कुछ देश ऐसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी USA, रशिया और चाइना, भारत उसके बाद चौथा कंट्री जिसने की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है ऑन दी साउथ पोल ऑफ द मून सरफेस। क्लियर, जो दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े, इन्हें भी कोई ना कोई पुरस्कार दिया गया है, जिनमें कि कौन है, अनिल भारद्वाज जी हैं, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी हैं। तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी और अनिल भारद्वाज जी को मिला है एक कोस पार करके है, 45th कोस पार, यानी इसका पूरा नाम है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसके द्वारा दिया गया दो पुरस्कार मिले। हैरी मैसी अवार्ड मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, और अनिल भारद्वाज जी को मिला है विक्रम साराभाई मेडल, क्योंकि इन्होंने जो भारत का स्पेस साइंस है, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च में अपना योगदान दिया है, अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एट द 45th कोस पार मीटिंग्स। अगला सवाल है आपके लिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024, यानी विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है। चार ऑप्शन है, देखिए चारों जो दिए गए थीम है, ये पहले भी इस डे की थीम रह चुकी हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, यानी कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, यानी जल पक्षी जीवन को बनाए रखना, डिम द लाइट फॉर बर्ड्स एट नाइट, यानी रात्रि में पक्षियों के लिए लाइट को, रोशनी को कम करना। अगला है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। चारों थीम, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पहले थीम रह चुकी है, इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। ये जो थीम है ये 2023 में थीम था, ये वाला थीम 2022 में था, ये था 2020 के अंदर। क्लियर, तो इस साल का थीम क्या है, इस साल का थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, कीटों की रक्षा करें, एज वेल एज दी प्रोटेक्ट बर्ड्स। यानी इसका मतलब क्या है, जो भी माइग्रेटरी बर्ड यानी प्रवासी पक्षी ऑल टुगेदर साइबेरिया से ट्रेवल करके भारत में आते हैं, वो खाते हैं छोटे छोटे कीट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट या कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। उन्हें अगर वो प्रिजर्व रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी ट्रेवल करके भारत में आएंगे, अगर वो ही खत्म हो जाएंगे, उनके लिए जो फूड है, फीड है, वो खत्म हो जाएगा, तो उनकी भी जो सर्वाइवल है उसको भी कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंच सकता है। हैबिटाट लॉस के कारण उनकी सर्वाइवल को भी थ्रेट पहुंच सकता है। ये जो हम बात करें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, ये क्या एक प्रकार का ग्लोबल कैंपेन है, वैश्विक अभियान है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। जो भी प्रवासी पक्षी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें कि
ऐसे जीव, ऐसे पक्षी जो कि विभिन्न जीवों पर आश्रित हैं, उनकी संख्या कम ना होने दी जाए। ये कब मनाते हैं? 11 मई को और 12 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर? इस प्रकार का थीम आप दे सकते हैं। बर्ड, आपको अच्छा सा फोटो दिख रहा होगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का, 12 अक्टूबर 2024, और थीम लिखा है वहां पर प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। क्लियर? और हमें दोनों की रक्षा करनी है। चलिए हम आते हैं आज के न्यूज सेक्शन पर। तो पहली न्यूज निकल कर आती है नोबेल पीस प्राइज 2024 के लिए। ठीक है, थोड़ी हम बात करेंगे कि ये अवार्ड किसको मिला है। तो जापान का एक ग्रुप है निहोन हिदानक्यो, क्या नाम है इसका? निहोन हिदानक्यो। इसे मिला है 2024 का नोबेल पीस प्राइज। क्यों दिया गया है? बिकॉज दे मेड एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए होता क्या है, 1945 के अंदर अगस्त महीने में यूएसए के द्वारा जापान पर दो न्यूक्लियर बम का अटैक होता है। पहला था लिटिल बॉय, दूसरा था एक फैट लिटिल बॉय था, दूसरा था फैट मैन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बड़े लार्ज स्केल पर लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में लोगों की डेथ होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं। दे वर द सर्वाइवर्स फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक बाय द यूएसए इन द ईयर 1945 इन जापान हिरोशिमा एंड नागासाकी। they combined together and they made some effort to make world free of nuclear weapons as well as demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again। यानी जो परमाणु हथियार है इनका दोबारा से कभी यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़े मास लेवल के डिस्ट्रक्टिव हथियार है फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। क्लियर? और इन्होंने कई बार ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि मतलब अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसे क्या परिणाम, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको भी इन्होंने बताया टू दी ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, जो इसमें से इस अटैक के बाद कई लोग बच गए थे, उन्होंने कहा है हिबाकुशा, वो कहते हैं अपने आप को हिबाकुशा मींस द बॉम्ब सर्वाइवर। ये लोग अफेक्ट हुए और ये बात इकट्ठे होते हैं और उन्होंने कैंपेन चलाया और इन्होंने इसकी स्थापना की निहोन हिडानक्यो की 10 अगस्त 1956 को। क्लियर? और नेशन बड़ी राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दी नॉन यूज ऑफ मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स। तो आपके लिए 2-3 चीजें काम की यहाँ से। पहला तो है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जब अटैक होता है उस न्यूक्लियर बम का नाम क्या था? वो था लिटिल बॉय। ठीक है, दूसरा था 9 अगस्त को होने वाला नागासाकी पर अटैक जिसका नाम था फैट मैन, ये नाम था उस न्यूक्लियर बम का। ठीक है, क्या इससे पहले भी किसी संस्था को न्यूक्लियर बॉम्ब के एलिमिनेशन के लिए, यानी न्यूक्लियर वेपन के एलिमिनेशन के लिए, उसके ऑल टुगेदर कर्व करने के लिए अवार्ड मिला? तो अब तक 10 बार ऐसा हो चुका है। अगर हम बात करें रिसेंट केसेस की तो 2017 के अंदर मिला है, आईकेन संस्था है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। आईकेन एक संस्था है जिसे 2017 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला है फॉर रेजिंग अवेयरनेस टू एलिमिनेट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ग्लोबली। क्लियर? और 2023 के अंदर ईरान की एक विमेन एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इनको दिया गया अवार्ड फॉर हर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द स्टेट ऑफ ईरान। यानी ईरान के अंदर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट इन्होंने वॉइस रेज की, उसके लिए मिला है। साथ ही साथ शी फॉट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, यानी उन्होंने सभी के लिए आज़ादी यानी स्वतंत्रता और उनके मानव अधिकारों की बात की है। इसी के लिए उन्हें 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। भारत की हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के लिए 5 बार अब तक ये अपील की जा चुकी है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्लियर? और 2014 के आसपास कैलाश सत्यार्थी जी हैं और मलाला यूसुफजई जो कि यंगेस्ट रिसिपेंट है नोबेल पीस प्राइज की, उनको दिया गया था फॉर दी चाइल्ड राइट्स। ये आपके लिए थोड़ी सी काम की बात है। अभी क्या हुआ देखिए, एक इंडिया एआई मिशन है, यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। इसके तहत एक इवेंट हुआ था और इसमें कुल 8 रेस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स हैं अंडर दी सेफ एंड ट्रस्टेड कैटेगरी। यानी सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पिलर कैटेगरी के अंदर 8 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया, उनको फंडिंग भी दी जाएगी आगे। क्लियर? तो हम बात करें इस मिशन की तो इंडिया एआई मिशन क्या है, इसका साफ पता पड़ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग डोमेन में इसका यूज बढ़ा है। इसके लिए हमने लॉन्च किया है इंडिया एआई मिशन और इसके लिए फंड एलोकेट किया हमने 10,300 करोड़ रुपए का। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू क्या होता है, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम करते हैं सेलेक्ट, आइडेंटिफाई करते हैं
बाद में उनकी नर्चरिंग करते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो पहला है कि इंडिया ए कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया ए इनोवेशन सेंटर, इंडिया ए डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया ए स्टार्टअप फाइनेंसिंग एज वेल एज सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। इसी कैटेगरी के तहत जो है इसका सिलेक्शन हुआ 8 अलग अलग प्रोजेक्ट को इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, टू बी स्पेसिफिक इन दी मुंबई सिटी। अगला हेडिंग आपके न्यूज के लिए, अगली हेडिंग आपके लिए है नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 इन विच सिटी। तो नई दिल्ली के अंदर होगा, नीति आयोग करेगा इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो, यानी मेथनॉल जो है हमारे उसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार आयोजित होगा। एक्सपो यानी एक्सपो का एग्जीबिशन होगा, कहां पर होगा, नई दिल्ली के अंदर होगा। ये कौन कर रहा है? सो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मेथनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए। यूएसए का मेथनॉल संस्थान है, दोनों मिलकर जो है इसका आयोजन कर रहे हैं इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। क्लियर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट विल शोकेस द प्रोग्रेस ऑफ different projects in the field of methanol production, methanol capacity building as well as the methanol projects along with the research and development in the concerned field। यानी इस क्षेत्र में किस प्रकार के अलग अलग शोध एवं विकास किए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी हाईलाइट करेगा इन द इवेंट ऑफ इंटरनेशनल मेथन सेमिनार एंड एक्सपो इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको डिटेल दिख रही होगी। ये कब से कब हो रहा है? तो आज 17 तारीख है, आज और कल 2 दिन होने वाला है। कौन कर रहा है? तो नीति आयोग, और दूसरा संस्था कौन है? तो मेथनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए। यूएसए का इसमें रोल है, भारत का कोई योगदान किसी संस्था का नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी नीति आयोग। इन कोलैबोरेशन विद द मेथनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए टू डेलिबरेट ऑन द मेथनॉल इन मोबिलिटी एंड एनर्जी एप्लीकेशन। यानी ऊर्जा क्षेत्र के अंदर ऊर्जा जो अलग अलग ऊर्जा का अलग अलग यूज होता है, उस क्षेत्र में मेथनॉल को किस प्रकार से हम यूज कर पाए ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पर, यही सारी बात इसमें की जाएगी। अच्छा, आज देखिए पूर्णिमा, और आज हम मनाते हैं क्या? वाल्मीकि जयंती। महर्षि वाल्मीकि जी हैं, काफी रिनाउंड हमारे स्कॉलर रहे हैं। इन्हें तो क्या, इनके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहें उतना कम है। तो वाल्मीकि जयंती जी है, वाल्मीकि जी की जयंती मनाते हैं आज। ठीक है, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये है इनकी बर्थ एनिवर्सरी महर्षि वाल्मीकि जी की। इन्हें आदि कवि कहा जाता है क्योंकि भारत के पहले संस्कृत कवि थे, लेखक थे ये। ठीक है, और इन्होंने भारत का जो ग्रंथ रामायण है उसकी रचना भी की है। कब मनाते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, यानी आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाते हैं एज पर दी हिंदू कैलेंडर। यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो आश्विन माह की पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष में, जिसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा कहते हैं, माफ कीजिएगा, शरद पूर्णिमा के दिन इसको मनाते हैं हम। क्या मनाते हैं? वाल्मीकि जयंती। और इन्हें आदि कवि कहा जाता है, फर्स्ट पोएट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और चेन्नई के अंदर तिरुवनमयूर चेन्नई में प्लेस है, वहां पर इनके जो डिसाइपल्स यानी इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा इनका बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है। क्लियर? ऐसा माना जाता है कि लगभग 1300 साल पहले जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उसके बाद आराम करने आए थे, तो उस समय इसी जगह पर रुके थे, वहीं पर इनका मंदिर बनाया गया है। अगर हम रामायण की बात करें तो एक तो रामायण है, एक दूसरी है रामचरितमानस। रामायण की रचना की है हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, और रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने। ठीक है, अगर हम बात करें रामायण की बात करें तो इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कैंटोस है, यानी 7 इसके अलग अलग सर्ग हैं, 7 अलग अलग भाग हैं। तो वाल्मीकि जी हैं वो 2 भाग के अंदर 2 कांड में दिखते हैं। पहला बाल कांड में जब भगवान राम बाल्यावस्था में थे, दूसरा दिखते हैं उत्तर कांड में जब यानी वो माँ सीता को श्रीलंका से लेकर के भारत आते हैं। उसके बाद माँ सीता को वनवास, माँ सीता वन में जाती है, उसके बाद उनका अपीयरेंस दिखता है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे अर्ली लाइफ की तो ये पहले एक डकैत थे, डाकू थे, जिनका नाम था रत्नाकर, और इन्होंने नारद मुनि जी की सानिध्य में आकर तपस्या की और उन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने तपस्या की। उसके बाद इन्हें आत्मज्ञान हुआ और ये सतमार्ग पर चले और बाद में सके रामायण भी इन्होंने लिखी है। ये सारी काम की बात आज के लिए। हमारा लेक्चर ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम भी बूस्ट होंगे, अच्छा कंटेंट लाने का बेहतर प्रयास करेंगे। चलिए अपने एंड पर पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।